मेथड सीखे थे। अब नेक्स्ट मेथड है फाइंडिंग रेंज। फाइंडिंग रेंज यूजिंग dy बाई dx, मतलब एक तरीके से कैलकुलस की हेल्प से रेंज फाइंड करना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक बार अगर मैं क्विकली रिवाइज कराऊं तुम लोग को। सर इसमें मिनिमा मैक्सिमा निकालेंगे क्या? हाँ, मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं इसमें। तो जैसे एक तो पहली बात कि जैसे मान लो अगर dy बाई डी एक्स हमारा किसी फंक्शन का एंटायरली पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? सर उसका स्लोप पॉजिटिव है हाँ, और उसका वो स्लोप इंक्रीजिंग पॉजिटिव है। ग्राफ है। हाँ, वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो अगर मैंने पाया कि dy बाई डी एक्स किसी फंक्शन का पॉजिटिव है, इट मीन्स इट इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। और जैसे मान लो कि उस फंक्शन का डोमेन जो है वो से ए से बी है। क्या है? मान लो फंक्शन का डोमेन ए से बी है। तो अगर अब हम लोग इससे ग्राफ की बात करें, तो मान लो ये से एक्स एक्सिस है और से ये वाई एक्सिस है। इंक्रीजिंग ग्राफ है मतलब ये है। और ये किसका ग्राफ है? से वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। और डोमेन ए से बी है मतलब ये वाली वैल्यू ए, ये एक्स की वैल्यू ए है और ये एक्स की वैल्यू क्या है? बी है। अच्छा बताओ, ये y की वैल्यू क्या होती? अगर x की वैल्यू a होती तो y की वैल्यू क्या होती? f ऑफ a। फॉफ है। सिमिलरली इस y की वैल्यू क्या होती तुम्हारी? f ऑफ b। तो इस ग्राफ को देख के हम लोग रेंज क्या बोल सकते हैं? इस ग्राफ को देख के फॉफ ए रेंज टू एफ ऑफ बी। f ऑफ a से लेके f ऑफ b तक रेंज होता है इस ग्राफ का। ठीक है, सो रेंज फॉर दिस ग्राफ विल बी f ऑफ a से f ऑफ b तक। रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी f ऑफ a से f ऑफ b तक। तो अगर हमारा फंक्शन अगर मैंने जो फंक्शन दिया उसका dy बाई डी एक्स निकाला और वो हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी आया, तो उससे हमको ये बात पता चलेगी कि वो फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो डोमेन के एंड पॉइंट्स है ना, उसको हम लोग फंक्शन में पुट कर देंगे। एक बार x की वैल्यू a पुट कर देंगे और दूसरी बार x की वैल्यू b पुट कर देंगे। तो उससे जो आउटपुट आएगा that is going to give us the range of the function। ठीक है, ये हुई हमारी पहली पॉइंट। अब ऐसे ही सर आप अभी शॉर्ट में समझा दें तो मैं अभी पता नहीं क्या हो गया।
पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ग्राफ है वो कैसा ग्राफ हो गया, एक इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। तो अगर जैसे से हमारा ग्राफ कोई इंक्रीजिंग ग्राफ है तो वो कैसा हो रहा होता, वो कुछ ऐसा हो रहा होता। और जैसे मान लो फंक्शन का डोमेन जो है वो ए से बी है, फंक्शन का डोमेन क्या है, ए से बी है। ये फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है। जब x की वैल्यू a थी तो y की वैल्यू क्या होती, एफ ऑफ ए। और जब x की वैल्यू b थी तो y की वैल्यू क्या होती है हमारी, एफ ऑफ बी। तो इस ग्राफ को देख के हम लोग रेंज के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि रेंज विल बी, रेंज जो होता वो होता हमारा एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक। इतनी बात समझ में आ गई, बोले स्टूडेंट्स। तो अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका रेंज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, बस डोमेन के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और वही हमारा रेंज हो जाएगा एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। अच्छा दूसरा केस, सर आज डाउट लेक्चर आपका है? हाँ हाँ, अगर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है तो डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होने का क्या मतलब है, सर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाना। तो ग्राफ डिक्रीजिंग होने का क्या मतलब है, कुछ ऐसे टाइप का सिनारियो सर वो बन, डाउट लेक्चर में आप टेस्ट का क्वेश्चन लोगे? हाँ ले लूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ये एफ ऑफ ए है और ये क्या बन जाता, एफ ऑफ बी बन जाता। तो इस बार रेंज क्या होता बताओ, इस बार एफ रेंज ऑफ जो है बी से एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए, मतलब इस बार भी रेंज निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डोमेन के एंड पॉइंट्स को फंक्शन की वैल्यू में पुट किया। ठीक, अच्छा थर्ड सिनारियो क्या बन सकता है, थर्ड सिनारियो ये बन सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, मतलब ग्राफ कुछ पोर्शन के लिए इंक्रीजिंग हो और कुछ पोर्शन के लिए क्या हो, डिक्रीजिंग हो। जैसे से मान लो ऐसे टाइप का ग्राफ हो हमारा, तो यहाँ पे हम लोग रेंज निकालने के लिए डोमेन के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उससे जरूरी नहीं कि रेंज आए। तो यहाँ पे रेंज निकालने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा। अच्छा मैक्सिमा मिनिमा याद है तुम लोग को बताया था कब, जब हम लोग स्टार्टिंग में ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे। ओके, यस कर्व स्पेसिंग वाला। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे वैसे, हाँ तो याद आ जाएगा फिर। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इससे क्वेश्चन है, सॉल्व अप करूं कौन से पोर्शन पे, हाँ श्रेयांश कौन से क्वेश्चन पे, प्लस ये है लिखा हुआ है। सो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एफ एक्स है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स।
ठीक है, एफ एक्स इज वॉट, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स. देन फाइंड range of fx. Then find what? Range of fx. ओके, नहीं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये लिखवाया है कि नहीं लिखवाया मैंने तुम लोग को? नहीं पहले लिखवाया सर. नहीं लिखवाया. नहीं शायद नहीं सर, चलो मैं कोई नहीं, पूछने वाला था आपको। लिख लो. देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है 1/√(1 - x²). कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो इसका नेगेटिव होता है. ठीक है, -1/√(1 - x². टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 + x² होता है. एंड कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज -1/1 + x². इसके बाद सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/mod(x√(x²-1). एंड कोसेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/mod(x√(x²-1). ठीक है, ये इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, इसको नोट कर लो कहीं. सर नीचे स्क्रॉल कीजिए. Done, sir. चलो, तो देखते हैं. देखो, पहला काम हम लोग क्या करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, डोमेन फाइंड करेंगे, क्योंकि डोमेन का एंड पॉइंट बहुत मैटर करता है. अभी हम लोगों ने देखा, जैसे साइन इनवर्स एक्स क्या कहता कि मेरा इनपुट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1. और टेन इनवर्स एक्स क्या कहता कि मेरा इनपुट -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है. तो भाई बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनता? -1 -1 से 1. -1 से 1. ये बात सबको समझ में आ गई? तो डोमेन ऑफ आवर फंक्शन इज -1 से 1. ओके, अब उसके बाद मैं क्या करता, f' निकालता. तो बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√(1 - x²). और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x². अच्छा,
क्या दोनों लोग पॉजिटिव हैं क्या? हाँ सर। रूट भी पॉजिटिव आउटपुट देता है और ये भी पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो जैसे ही हमारा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया, तो मैं क्या बोल सकता था सर मैं ये एंड बोल पॉइंट्स सकता रेंज बताएंगे। कि हाँ, कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग फंक्शन का रेंज फाइंड करना बहुत आसान होता है। क्या करना होता है? एक्स की डोमेन के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो जब एक्स की वैल्यू -1 होती, तो वाई की वैल्यू क्या होती? साइन इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 इज -π/2 and tan inverse -1 is -π/4, which is -3π/4। अच्छा, जब आपकी x की वैल्यू +1 होती, तब y की वैल्यू क्या होती? साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 इज π/2 एंड टेन इनवर्स 1 इज व्हाट? π/4। तो ये क्या हो जाएगा? dπ/4। तो जो हमारा रेंज हो जाता, वो क्या हो जाता अपना? -3π/4 से लेके +3π/4, ये अपना रेंज होता। ठीक है। Yes, sir. चलो good। सर स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज होंगे इसमें? हाँ, सर इस इस टाइप के रेंज में सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज होंगे, डी वाई बाई डी एक्स के मेथड से यूज करेंगे तो रेंज ढूंढेंगे तो? हाँ मतलब डोमेन पे डिपेंड करेगा ना। एक तो नहीं, जैसे हम्म, हाँ जैसे सही बोला कि डोमेन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो डोमेन अगर हमारा -∞ से +∞ आ जाता, जब मैं x की वैल्यू +∞ डालता, तो y भी तो कुछ अप्रोच कर रहा होता ना, y भी एग्जैक्ट वैल्यू आती नहीं, हाँ। तो उस समय फिर ओपन ब्रैकेट आ जाता। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि डोमेन कैसे टाइप का हो रहा है हमारा। ठीक है। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबको समझ में आ गया सारे बच्चों को? हाँ सर। y is equal to sin inverse x minus tan inverse x, then find what? Range। then find range, sin inverse x minus tan inverse x। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने साइन इनवर्स एक्स का रेंज -1 to 1 क्यों दिया? डोमेन लिया बेटा। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स इनपुट क्या ले सकता है? -1 से 1 के बीच में ले सकता है ना साइन इनवर्स इनपुट। हाँ ओके सर।
खाने वालों का स्कूल का एग्जाम ओवर हुआ क्या? हाँ सर। हो गया? हाँ जी। आज ही? चलो आंसर आया। यस आदित्य। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूं, किसकी बात करूं? dy बाई डी एक्स की, तो साइन वर्स एक्स का dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर). और टेन इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा डोमेन भी निकाल लेते हैं। डोमेन इस बार भी फंक्शन का वही आएगा, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट, -1 से +1। अभी भी फंक्शन का डोमेन क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है। सो अच्छा, √(1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आउटपुट देता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आउटपुट देता। तो बताओ पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव क्या होता? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा परेशान हो गए, यार अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता था। तो अब मैंने ऐसे सोचा, क्या सोचा कि जैसे √(1 माइनस एक्स स्क्वायर जो ये आउटपुट देगा वो एक तरीके से <1 टाइप का आउटपुट देगा। अग्री करोगे? √(1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा आउटपुट देगा? <1। और 1 प्लस हाँ एक्स स्क्वायर कैसा आउटपुट देगा? >1। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 से छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। ये जो ओवरऑल फ्रैक्शन होता, ये ओवरऑल फ्रैक्शन कैसा होता अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा होता? तो नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, 1 से बड़ा होता। जैसे 1/0.8 कर दो। हम्म। ठीक है। अच्छा ये ओवरऑल फ्रैक्शन कैसा होता? ये तो पॉजिटिव ही होता ना। पॉजिटिव तो होता लेकिन 1 से छोटा होता। जैसे मान लो अच्छा उल्टा। 1/1.2 कर दे, वो <1 होता। ओ। ठीक है। तो जो ये चीज है वो >1 है, और ये चीज जो है वो <1 है। तो ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा? अभी भी पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, पहले सरफेशियल जब हम लोग देख रहे थे तो हम लोग को दिखा कि पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव हो रहा है। फिर इन डेप्थ गए तो ये पता चला कि वो जो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव इस केस में है वो भी अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स हमारा क्या है? पॉजिटिव है। फाइन। तो अब क्या करना है? बस जब भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, एंटायरली पॉजिटिव या एंटायरली नेगेटिव आ जाए, हमारा काम आसान हो जाता है। जब x की वैल्यू -1 होती तो y की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स -1 माइनस ऑफ टेन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 इज -π/2। टेन इनवर्स -1 -π/4 तो माइनस माइनस प्लस। जब x की वैल्यू तुम्हारी +1 होती तो y की वैल्यू क्या होती? साइन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 is π/2, tan inverse 1 is π/4. So that will finally reach π/4. तो ये जो एंड पॉइंट्स पे y की वैल्यू है वही रेंज भी होनी चाहिए थी।
क्योंकि हमारा फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो रेंज इज फ्रॉम -π/4 से +π/4। बोलो भाई, इतना क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। सब लोग शांत क्यों हैं आजकल? नंदिनी, समझ में आया? Yes. श्रेया, श्रुति, मोहित? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी करा दिया था। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे जैसे याद है स्टार्टिंग जब हम लोग ने पढ़ाया था, जैसे y इज इक्वल टू ln x अपॉन x, इसका ग्राफ ड्रॉ कराया था। फिर y इज इक्वल टू x इंटू ln x, इसका ग्राफ ड्रॉ कराया था। y इज इक्वल टू ई रेस टू x माइनस x, इसका ग्राफ ड्रॉ कराया था। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो क्या कहते हैं, इसका रेंज जो है, मतलब अगर हम लोग को किसी चीज का ग्राफ पता चल जाए तो उसका रेंज तो हम लोग तुरंत फाइंड कर ही सकते हैं ग्राफ को देख के। हाँ, हाँ तो सर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वैसे तो मेरे को यहाँ पे कराने चाहिए थे, लेकिन मैंने उस समय करा दिए थे ऑलरेडी। ठीक है, तो वो पार्ट तुम लोग उस टॉपिक से रिवाइज करोगे। समझ में आया? इनिशियल ग्राफ के लेक्चर्स में था ये। अच्छा, हम लोग और भी क्वेश्चंस करने जाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6। ठीक है, इसका रेंज फाइंड करना है। फाइंड द रेंज। फाइंड व्हाट? रेंज। चलो, तो ये कैसे फंक्शन है? इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे। हमेशा याद रखो कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, सर कैसे? वो उससे ही होता है ना, हाफ इंटू हाँ, एक्स ये रेज टू माइनस हाफ हाफ। हाफ नीचे ला दिया, एक्स रेस टू 1 माइनस हाफ माइनस 1, मतलब माइनस हाफ। तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, मतलब बहुत जगह तुमको रूट का डेरिवेटिव आएगा, उसको हम लोग
याद कर सकते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे जब अगर तुम dy/dx निकालते तो रूट ऑफ एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव बताओ क्या आता? 1/2 रूट एक्स माइनस टू। रूट ऑफ सर एक्स यहाँ पे माइनस, चेन रूल लगता ना। हाँ, तो पहले जैसे इसको हम लोग से वो मानते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हाँ सर समझा। एक्स मानते हैं या टी मानते, जो भी तुम मानते हो, उसको डिफरेंशिएट करते, फिर एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव ऊपर 1 ही आता। अब ये ओवरऑल चीज क्या आ रही है हमारी? पॉजिटिव। नाउ सिंस दिस ओवरऑल क्वांटिटी इज पॉजिटिव, इसका मतलब कि हमारा फंक्शन जो है कैसा फंक्शन है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझे? अच्छा, अब क्या बारी है? अब बारी है हम लोग को डोमेन फाइंड करने की। देखो, ये बंदा क्या कहता? ये बंदा कहता x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये बंदा क्या कहता? x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग दोनों की बात कैसे मानते? x greater than equal to 6, it means x belongs to what? 6 to infinity। ये हमारा क्या गया? डोमेन। अब क्योंकि हमारा डोमेन आ चुका है और हमारा फंक्शन इट इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग, तो रेंज फाइंड करना आसान है कि टफ है? सर आसान। आसान है। x की वैल्यू 6 पुट की तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ 2। 4 प्लस रूट ऑफ 0, मतलब 2। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज विल बिकम 2 से इंफिनिटी। ये अपना आंसर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 4 माइनस रूट ऑफ x माइनस 10। ठीक है, देन फाइंड रेंज। यहाँ पे रुको, यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, इंटरचेंज कर दो। देन फाइंड रेंज।
हम्म, चलो इसको करते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें अगर तुम देखो, अगर मैं डोमेन फाइंड करना चाहूँ तो डोमेन के लिए क्या लिखूंगा, x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये x-10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मतलब डोमेन क्या आ जाएगा हमारा, 10 से इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करूँ तो 1/2√x-4 माइनस 1/2√x-10। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे डिनोमिनेटर में अगर तुम एलसीएम ले लो तो यू विल बी गेटिंग √x-10 माइनस √x-4। ठीक है, √x-10 माइनस √x-4। इतनी बात समझ में आई। अब ये बताओ कि ये वाली चीज कैसी होती, न्यूमरेटर x में से 10 घटाया और x में से केवल 4 घटाया, मतलब ये थोड़ा सा छोटा होता और ये बड़ा होता, तो ये ओवरऑल चीज विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब डिक्रीजिंग है तो डोमेन की बात कर लेते हैं। तो x तो हमारा कहाँ से कहाँ तक था, 10 से इन्फिनिटी तक। तो जब x की वैल्यू 10 पुट करते तो y की वैल्यू क्या थी, √10-4 माइनस √10-10 मतलब 0। y की वैल्यू √6 आती। अच्छा, जब मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करता, सर इसमें हमने डायरेक्ट वैसे कंपेयर क्यों नहीं किया, 1 के इसमें था तब भी, क्या कर रहे हो, 1 उसके टर्म्स में था तब भी कंपेयर क्यों नहीं किया, इधर कंपेयर क्यों किया, मतलब ऐसे उधर कन्वर्ट भी कर करके। सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उधर भी कर सकते थे। अच्छा, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होती तो अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता क्या, जैसे तुम ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे x-4 है और यहाँ पे x-10 है और x दोनों जगह इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता, इसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता वो तुरंत नहीं बता सकते, उसके लिए मैं रैशनलाइज कर लेता। क्या करता मैं, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने पे ऊपर क्या बन गया, 6 होल अपॉन √x-4 प्लस √x-10। अब इसमें अगर तुम x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, जो कि क्या है, 0 0 अप्रोचिंग। अप्रोचिंग। ठीक है, 0 अप्रोचिंग। अब क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग था तो जो एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन थे, सॉरी जो एंड पॉइंट्स के डोमेन थे उसके रिवर्स में y की वैल्यू जो है वो रेंज आ जाएगी। तो रेंज विल बी, अब 0 प्लस है तो 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया और 6 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। सिर्फ एक मिनट, क्वेश्चन क्या लिखा था दिखाओ, सॉरी √6, हाँ क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन क्या लिखा था दिखाओ मुझे।
ओके सर, समझा। ठीक है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट है फाइंडिंग रेंज यूजिंग AMGM टेक्निक। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेंज फाइंड करना यूजिंग AMGM टेक्निक। तो AMGM टेक्निक सर से रेंज, इससे रेंज भी निकलती है? रेंज मतलब जैसे मान लो कि कोई चीज आ गई कि जैसे समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो रेंज क्या हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। समझ में आई बात? तो अब हाँ AMGM जो है हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें याद है मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए थे कि उन 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स अगर फॉलो हो रहे होंगे तभी हम लोग कह सकेंगे कि हम लोग रेंज निकालने के लिए AMGM टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो उसमें 3 पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट था कि ऑल द टर्म्स शुड बी पॉजिटिव। जिन टर्म्स पे मैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा रहा हूँ वो सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। फिर दूसरा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स इज कांस्टेंट और कैन बी मेड कांस्टेंट। Product of all the terms can be constant or can is constant or can be made constant। और तीसरा पॉइंट क्या था कि इक्वालिटी कैन होल्ड ओनली इफ टर्म्स involved has possibility of becoming equal। ठीक है, इक्वालिटी कब होल्ड कर सकती है AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM में? जब जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी इक्वल होने की पॉसिबिलिटी हो। ओके, तो जैसे अब एक क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ x² plus 4/x²। फाइंड द रेंज ऑफ x² plus 4/x²। करो इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सर 4 to infinity। यस। सो अब देखो, ये जो दो टर्म्स हैं x² और 4/x², पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या
दोनों पॉजिटिव है। हाँ, फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। हाँ, फिर तीसरी कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब इन दोनों की इक्वल होने की पॉसिबिलिटी हो। तो उसको चेक करने के लिए इन दोनों को इक्वल कर दिया, मतलब x रेज टू 4 इज इक्वल टू 4। तो x रेज टू 4 कभी 4 हो सकता है? आई विल से यस, कभी ना कभी तो हो सकता है। मतलब तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाते। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² होल अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, which means x² plus 4/x² must be greater than देन equal इक्वल to। टू 4। तो यहाँ से x² plus 4/x² का रेंज क्या आ जाएगा, 4 से लेके इंफिनिटी तक रेंज आ जाएगा। सर एक बार वो 3 पॉइंट्स दिखा देंगे। ये है 3 पॉइंट। ओके सर, थैंक यू सर। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने होंगे हम लोग को। नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू 4 प्लस 16/x²। तो ये fx है। देन फाइंड रेंज ऑफ fx। यस सर, मैं गुड। यस आदित्य। नो अमित। आदित्य जिंदल सही है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है जब एपीजीपी पढ़ रहे थे अपना। हाँ सर, वो टर्म को ब्रेक करते हैं। हाँ, जैसे सबसे पहले तो भाई x रेज टू 4 है। अगर मैं इन दोनों पे बस लगाता, उसके बारे में सोचता,
तो भाई ये दोनों पॉजिटिव तो है, वो चल जाता, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तो कांस्टेंट नहीं होता। तो हम लोग 16/x² को क्या लिख लेते, 8/x² प्लस 8/x²। अब इसमें इन तीन टर्म्स पे am ग्रेटर देन gm लगाते हैं। तो सबसे पहली बात की, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? हाँ, तीनों पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? हाँ, इन तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अच्छा, तीसरी कंडीशन, इन तीनों को आपस में इक्वल होना है। अब ये और ये तो इक्वल होंगे ही हमेशा, क्या ये और ये इक्वल हो सकता है? तो x⁻⁴ इक्वल करके देख लिया, मतलब x⁻⁶ इज इक्वल टू 8। इज इट पॉसिबल? हाँ, कभी ना कभी तो पॉसिबल होगा ही। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों टर्म्स पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तीन टर्म्स हैं तो होल अपॉन 3, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इन तीनों का प्रोडक्ट टू द पावर 1/3। तो 64 टू द पावर 1/3 क्या होता है? 4 होता है, 4 और 3 उधर चला गया तो मतलब 12। तो x⁻⁴ plus 16/x² is greater than equal to 12। इट मीन्स हमारा रेंज क्या हो गया, 12 से इंफिनिटी। समझ में आ गया सबको? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to x² plus 4 whole upon x² plus 1। then find range। यस, गुड आदित्य, यस शंकर, बहुत अच्छा। यस सत्संग। अदिति, मोहित, बहुत अच्छे। तो हम लोग क्या करते, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट अभी है नहीं, तो हम लोग क्या करते, 1 ऐड कर देते और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते। उसके बाद इन दोनों टर्म्स पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाते। मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन आता वो 2 आता। इट मीन्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इस 1 को उधर लेके चले जाओ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अपना रेंज क्या आ जाता, t से लेके इंफिनिटी तक, ये हमारा रेंज होता। चलो ये क्वेश्चन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका हम लोग को रेंज फाइंड करना है। नो आदित्य, नहीं करना है। नहीं, यस अदिति, ये बात सही बोली कि वी कैन नॉट यूज AMGM टेक्निक। हाँ सर, वो सेकंड कंडीशन नहीं लग रही है। ठीक है, देखो सेकंड कंडीशन तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थर्ड कंडीशन जो है, सर वो इक्वल नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो ऐसे कर दिया, अब इन दोनों के इक्वल होने के अगर चांसेस मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 या तो 1 या तो -1 हो जाए। अच्छा, इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि हम लोग AMGM अप्लाई नहीं कर सकते, AM ग्रेटर देन GM वाली टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते रेंज फाइंड करने के लिए। तो अब क्या किया जाए, अब जो है तुम क्या करो, जैसे एक्स स्क्वायर तो प्लस 2 को ना फिर t मान लो, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या मान लोगे, t मान लोगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 t है, तो t कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा होगा, 2 से इन्फिनिटी। t जो है वो 2 से इंफिनिटी तक बिलोंग कर रहा होगा, t विल बिलोंग फ्रॉम 2 से इंफिनिटी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया, ये क्या एक्सप्रेशन बन गया, t प्लस 1/t माइनस 2, t प्लस 1/t माइनस 2। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, क्या इसमें मैं AM ग्रेटर देन GM लगा सकता हूँ क्या, हाँ सर। नहीं इसमें भी नहीं लगा सकता।
क्योंकि ऊपर वाले में जब नहीं लगा पाया तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कैसे लगा दूंगा। और तुम ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो इन दोनों के ऊपर अगर मैं am ग्रेटर देन gm लगाता तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा होता कि t इज सर इक्वल वो टू सेम ही हो जाता है ऊपर वाला केस। टी स्क्वायर इज समझ इक्वल टू 1, मतलब t इज इक्वल टू 1 या -1, लेकिन t तो 2 से बड़ा है ना, t या 2 या यस उससे सर। बड़ा है, मतलब यहाँ पे भी am gm नहीं लगा सकते तुम। अब यहाँ पे पता है क्या है, हम लोग को ना जैसे y इज इक्वल टू x प्लस 1/x उसका एक ग्राफ होता है, उसका ग्राफ मैंने तुम लोग को बताया कभी, x प्लस 1/x का ग्राफ? नो सर। नहीं बताया? देखो x प्लस 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे टाइप का और ऐसे टाइप का होता है। ये जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, ये जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो -2 होती है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे अगर मैं t प्लस 1/t का रेंज निकालने जाऊं तो t मेरा 2 से बड़ा है, जैसे मान लो x एक्सिस पे 2 को प्लॉट कर लेता तो t हमारा क्या हो रहा होता, कुछ ऐसा हो रहा होता। इट मींस इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा ग्राफ शेड हो रहा होता। सर ग्राफ बनाने के बाद नहीं समझा था। देखो ग्राफ ऐसा है, अब क्या है, जैसे मान लो तुमको x प्लस 1/x fx दिया हुआ है और x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब 2 या उससे बड़ा वाला x लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होता है वो ये येलो वाला होता। सर हमें तो रेंज पता है ना, ठीक रेंज बताना है, हाँ अभी मैं आ रहा हूँ रेंज पे। अब ये येलो वाला ग्राफ है, जब x की वैल्यू 2 होती, सर ये कहाँ से आया हमें कि x ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2 है? ये यहाँ येलो शेड क्यों किया? ये वाली चीज, मतलब मैं ऐसे सोचा कि t प्लस 1/t को एक तरीके से x प्लस 1/x टाइप की चीज मान लो, मतलब तुम ये समझो कि ये जो है y इज इक्वल टू t प्लस 1/t का ग्राफ है, यहाँ पे x एक्सिस पे t है x की वजह, यस समझे? और t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हम लोग को पता ही है। बोलो समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ पे y की वैल्यू तुम्हारी क्या आती, 2 प्लस हाफ विच इज 5/2, तो y एक्सिस पे क्या शेड हो रहा होता, पूरा ये वाली चीज शेड हो रही होती। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि t प्लस 1/t जो है वो 5/2 से इंफिनिटी होता, लेकिन हमारा जो आंसर आता वो कैसे आता, 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आता, क्या आता, 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो हमारा जो आंसर आता, रेंज जो होता वो होता t प्लस 1/t -2। अब इसमें 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हाफ बन गया, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इंफिनिटी ही रहेगा, तो यही हमारा रेंज है। यही हमारा क्या है, रेंज है। सर हाँ बोलो। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार दिखा सकते हैं? सर ये उस स्लोप वाले से नहीं कर सकते थे? कौन से स्लोप वाले से? स्लोप वाली में तो मतलब dy/dx वाली से। dy/dx एक्चुअली ये जो ग्राफ आया है ना, एक मिनट रुको मैं आता हूँ वापस। पिछला क्वेश्चन इसको देखना था, ये हो गया सर, उसमें हमने x स्क्वायर प्लस 1 को एक यूनिट क्यों माना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मतलब एक ही यूनिट क्यों माना, तो अलग अलग क्यों? नहीं,
जैसे इसको एक टर्म माना, इसको एक टर्म माना, जैसे एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, फिर इन्हीं दोनों पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा रहे हैं ताकि अच्छा इन सर, दोनों का हाँ जो सर, प्रोडक्ट है ओके वो कांस्टेंट बन जाए। हाँ सर, समझ। हाँ, और कौन क्या पूछ रहा था? सर वो dy by dx वाले मेथड से क्यों नहीं किया इसको? हाँ, एक्चुअली है क्या ना बेटा कि ये जो ग्राफ आता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स का, ये dy बाई डी एक्स वाले मेथड से ही आता है। रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे से क्वेश्चन हो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वन बाय एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ मैं अभी तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि वो वाला ग्राफ जो ऊपर मैंने बना के रखा है ऐसा क्यों आया। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहली बात तो डोमेन लिखते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त मैं क्या क्या बताया था कि पहला काम डोमेन लिखना है। तो डोमेन में आप क्या लिखोगे, x शुड नॉट बी All इक्वल टू real 0। numbers minus 0. ठीक है, मतलब x रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है। फाइन। अच्छा देखो, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 होने का क्या मतलब होता है कि उस x पे ग्राफ इंफिनिटी को जा रहा होता। अच्छा, जब x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी होती तो बताओ y की वैल्यू क्या होती, इंफिनिटी प्लस वन अपॉन इंफिनिटी मीन्स प्लस इंफिनिटी। तो एक पॉइंट क्या आ गया तुम्हारा, इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी। जब तुम्हारी x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती तो y की वैल्यू क्या होती, ये होती, मतलब माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी। अच्छा एक चीज बताओ, जब x की वैल्यू 0 प्लस होती तो y की वैल्यू क्या होती, 0 प्लस प्लस वन अपॉन 0 प्लस, मतलब 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस कितना होता है, इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 प्लस होती तो y की वैल्यू इंफिनिटी होती। समझ में आ रही बात? फिर जब x की वैल्यू 0 माइनस होती तो y की वैल्यू क्या होती, 0 माइनस, और वन अपॉन 0 माइनस क्या होता है, माइनस इंफिनिटी। तो 0 माइनस कॉमा माइनस इंफिनिटी। सो अभी देखो, अभी 4 इन्फो है हमारे पास, दिख रहा है? Yes, तो sir. सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी है। क्या हुआ, हाँ सॉरी, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग ने dy बाई डी एक्स निकालते थे। तो देखो x प्लस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, 1 माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन होल अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फिर क्या करते थे, dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते थे तो उससे क्या आता था, क्रिटिकल पॉइंट आता था। फिर उसका साइन चेक करते थे, कुछ याद आ रहा है, हाँ सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो माइनस वन पे ग्राफ क्या हो रहा होता, पहले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था, इंक्रीज कर रहा होता, फिर डिक्रीज कर रहा होता। प्लस वन पे क्या होता, पहले डिक्रीज कर रहा होता, फिर तुम्हारा ग्राफ क्या कर रहा होता, इंक्रीज कर रहा होता। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या होती, 1 प्लस वन अपॉन वन विच इज 2। तो 1 कॉमा 2 पॉइंट हो गया। ऐसे ही जब x की वैल्यू माइनस वन थी तो y की वैल्यू क्या होती, माइनस टू, माइनस वन कॉमा माइनस टू।
अच्छा 1,2 पे कैसा ग्राफ होता? लोकल मैक्सिमा आता, सॉरी लोकल मिनिमा आता, और -1, -2 पे लोकल मैक्सिमा आता। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन की हेल्प से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अपने ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जितनी इंफॉर्मेशन से सबको प्लॉट करते हैं। तो देखो पहले इन्फो क्या है हमारी कि x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे y की वैल्यू इंफिनिटी है, x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे y की वैल्यू इंफिनिटी है, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, तो ये दो इन्फो यूज कर लिए हम लोगों ने। फिर 0 प्लस पे प्लस इंफिनिटी और 0 माइनस पे माइनस इंफिनिटी। 0 प्लस x की वैल्यू 0 प्लस पे y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी, x की वैल्यू 0 माइनस पे y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। उसके बाद 1 और -1, 1 पे लोकल, ये वाला देखो, ये वाली चीज लोकल मिनिमा आ रहा है, और ये y की वैल्यू क्या है 2 है। फिर -1 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, और ये y की वैल्यू क्या है -2 है। अब फिर क्या करते थे हम लोग, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे। तो देखो इसको इससे ज्वाइन कर दिया, फिर इसको इससे कर दिया, ऐसे चला गया, फिर इसको इससे कर दिया, और इसको ऐसे कर दिया। समझ में आया कैसे ग्राफ बना? बोलो बच्चों। यस। तो ये x प्लस 1/x का ऐसा ग्राफ ही होता है। तो ये मतलब याद करके रखेंगे ना अपने, तो चीजें हमारे लिए आसान होती है बहुत बार। सो इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब देखो इसी के ग्राफ के बेसिस पे मैं बहुत क्वेश्चन बना सकता हूँ, जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो x प्लस 1/x के फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। जैसे दिखाता हूँ मैं तुमको, fx इज इक्वल टू sin 2x प्लस 2 होल अपॉन sin x प्लस cos x, then find range. Then find what? Range.
चलो हुआ किसी का? यस सर। क्या आया? सर 2 से इंफिनिटी यूनियन -2 से इंफिनिटी। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे क्या मेरे पास सर ऐसा वो कोई मैक्सिमा मिनिमा हर केस में सेम रहेगा क्या, वो x + 1/x के टाइप वाले ग्राफ में? हाँ ये पॉइंट, ओके। ये चीज ना, हाँ सर। हाँ देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्या sin 2x को मेरे पास कोई कैपेबिलिटी है क्या इसमें कन्वर्ट करने की sin x + cos x के फॉर्म में? हाँ सर। यस, sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2 x sin + x। cos x का होल स्क्वायर -1। हमेशा याद रखो ये रिजल्ट बहुत जगह काम आता है। +2 को इधर लिख लिया वापस, और नीचे क्या हो गया हमारा, sin x + cos x। फिर उसके बाद हम लोग ने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो एफ एक्स क्या बन गया, sin x + cos x प्लस 1/sin x + cos x। ठीक है, ये बना। इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो अगर मैं sin x + cos x को t मान लूं, तो ये जो है ये किस चीज में रिड्यूस हो जाएगी, t + 1/t। ये हमारा किस में रिड्यूस हो जाएगा, t + 1/t। अच्छा t + 1/t को क्या हमेशा ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या लेस देन इक्वल टू -2? ऐसा हमेशा नहीं लिख सकते। ये हम लोग कब लिख सकते हैं, जब हम लोग को ऐसा बोला गया हो कि टी के उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब टी कुछ भी हो जाए, 0 के अलावा टी सब कुछ हो जाए। तो अब यहाँ पे जैसे टी जो है वो क्या है हमारा sin x + cos x है, तो बताओ sin x + cos x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता? -√2 से +√2। वेरी गुड, सॉरी, -√a² + b² से +√a² + b²। तो हमारा क्वेश्चन पता है अब किसमें कन्वर्ट हो गया, f of t = t + 1/t, जहाँ पे t के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, t belongs to -1/√2 से +1/√2। क्या ये बातें क्लियर है? अब मैं क्या करता, पहले तो एक बार t + 1/t का ग्राफ ड्रॉ करता, देखता कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखो t + 1/t का ग्राफ ऐसा होता, और इधर कैसा होता, तो ऐसा होता, ये 1 होता, ये -1 होता। तो हम लोग को तो क्या करना है, -√2 और +√2 प्लॉट करना है। तो +√2 से कहीं यहाँ पे होता, और -√2 यहाँ पे होता। अब x हमारा ऐसा है, -√2 से +√2, सॉरी t हमारा -√2 से +√2 है। इसका मतलब कि जो अपना ग्राफ शेड हो रहा होगा, वो कैसा ग्राफ शेड हो रहा होगा, ये वाला और ये वाला। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अच्छा, अब अगर हम लोग y एक्सिस की बात करें, इधर 2 था और इधर -2 था, तो y एक्सिस पे क्या कवर हो रहा है, ये वाली चीज कवर हो रही है, एंड एट द सेम टाइम ये वाली चीज कवर हो रही है। तो इसका रेंज जो है वो -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी ही आता है रेंज। ठीक है, लेकिन अगर तुम सोचो कि t जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक होता,
से अगर मान लिया कि टी हमारा यहाँ से यहाँ तक होता, यहाँ से यहाँ तक होता, तब रेंज में काफी डिफरेंस आ जाता। वो तो यहाँ पे क्या था कि किस्मत की बात थी कि टी जो है, टी के जो दोनों एंड है वो एक एंड -1 के, वन से हाँ -1 के लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा एंड +1 के राइट हैंड साइड है। लेकिन अगर दोनों एंड -1 और +1 के बीच में हो जाते तब फिर कहानी कुछ अलग होती हमारे लिए। समझे? बोलो बच्चों। सर यस सर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं, क्या हुआ? -√2 से √2 में 0 भी आएगा। हाँ, -√2 से √2 में 0 भी आएगा और उस 0 को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता। उस 0 को आई विल एक्सक्लूड। वैसे भी x + 1/x में हम लोग हमें x रेंज निकालनी जो एक्सक्लूड ही कर देते हैं ना हम लोग। हाँ सर। यस सर। चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स GIF। ये जो ब्रैकेट है कौन सा है? GIF वाला ब्रैकेट है। इसका आपको क्या करना है? रेंज फाइंड करना है। यस, बहुत अच्छा आदित्य। गुड। तो अब देखो मैं क्या सोचता, मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती, मैं ये सोचता कि भाई साइन इनवर्स को क्या क्या एज एन इनपुट मिल सकता है। तो बताओ x² कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता? 0 से इंफिनिटी। उसमें अगर आप हाफ ऐड कर देते तो कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता? हाफ से इंफिनिटी। अब इसी का अगर मैं GIF लूं तो GIF क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, एंड सो ऑन। तो यही जो है साइन इनवर्स को एज एन इनपुट मिल रहे होंगे ये सब लोग। तो साइन इनवर्स जो है वो 0 को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ। 1 को, हाँ 2 को नहीं। नहीं, साइन इनवर्स का तो डोमेन ही -1 से 1 होता है। 3 को नहीं। इसका मतलब साइन इनवर्स में कौन कौन से इनपुट्स इवेंचुअली पाए? 0 एंड 1। तो आउटपुट क्या देगा?
0 and pi by 2. So the range will be curly bracket 0, pi by 2. रेंज क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट 0, pi by 2. ठीक है. Yes. Now let us see next question. अगला क्वेश्चन है कि find range of x square plus 4y square plus 9z square minus 6yz minus 3xz minus 2xy. ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. डिफरेंट टाइप का क्यों है बताओ? तो 3 वेरिएबल. 3 वेरिएबल्स है. अभी तक हम लोग जो भी सीख रहे थे उसमें 2 ही वेरिएबल्स हो रहे थे. सॉरी, एक ही वेरिएबल हो रहा था. सोचो सोचो तो कैसे करेंगे? So completing the square. हाँ, मैं भी सोच रहा था. ट्राई करो. सर ये a plus b plus c the whole cube whole square की आइडेंटिटी है ना? नहीं नहीं, उसमें प्लस होता था ना? तो यहाँ पे हर जगह प्लस हो जाता. हाँ. हाँ, इन बीच में क्या है? माइनस है. तीनों जगह माइनस है. सर कोई तो रिलेशन नजर आ रहा है. क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर.
उससे क्या होगा श्रीकांत, ऐसा लिखने से? ठीक है, अच्छा पैटर्न ऑब्जर्व किया। ओके, सो इसे जैसे इसने श्रीकांत ने बताया कि इसको एक्स स्क्वायर लिख लिया, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख लिया, 9z स्क्वायर को 3z का होल स्क्वायर लिख लिया, 6yz को 2y इंटू 3z लिख लिया, 3xz को x इंटू 3z लिख लिया, और 2xy को x इंटू 2y लिख लिया। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये कुछ ऐसे टाइप का बन गया, तुमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बना क्या ऐसा, देखो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब ये पता है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाता है, हाफ टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसमें ये रिड्यूस हो जाता है। समझ में आई बात? देखो, इसको एक्सपैंड करोगे तो यार ऐसे हम लोग पहुंच सकते हैं क्या एक्सपैंड करने पे? हाँ सर। यस सर। तो इस मैनिपुलेशन को याद रखना हम लोग को, कि ये मैनिपुलेशन भी हमारे लिए थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में था, लेकिन वो ए स्क्वायर वाला पार्ट डायरेक्टली दिया था। ठीक है। चलो, अब जैसे ये बताओ कि होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। 0। 0 हो सकती है होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर की, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? कहीं भी इन्फिनिटी। इंफिनिटी। इंफिनिटी। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन का रेंज है दैट विल बी फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। सर इसमें तो कुछ सॉल्व करने जैसा था ही नहीं। हाँ, ये क्या कहते हैं, अलजेब्रा थी एक, तो एक तरीके से कैलकुलस तो था ही नहीं इसमें कुछ, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, अब जैसे इस क्वेश्चन पे मैं एक अलजेब्रा से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन बना सकता हूँ। जैसे मान लो इसका सेकंड पार्ट लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, फिर क्या था, माइनस 6yz माइनस 3xz माइनस कितना है 2xy इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है? साथ में ये दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये गिवन है। देन फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ऑफ x comma y comma z such that
x plus y plus z is less than 100 such that x plus y plus z is less than 100. No, Tanmay. नहीं, no Aditi. अच्छा, जैसे हम लोग ने नहीं आदित्य, हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने ऐसा देखा कि ये एक तरीके से ऐसे बन रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. ऐसा बन रहा है. तो ये कब पॉसिबल है? जब इंडिविजुअल ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो जाए. इट मीन्स a की जगह किसने ली थी? x, b 2y और c 3z. x 2y के बराबर हो जाए और 2y 3z के बराबर हो जाए. इतनी बात क्लियर है? बोलो बच्चों. Yes. Yes. ओके. तो अब तुम ऐसा सोचो कि x को 2y के भी बराबर होना है और x को 3z के भी बराबर होना है और x y z सारे के सारे क्या है? Natural numbers.
नेचुरल नंबर से, मतलब x को इवन भी होना है और मल्टीपल x को 3 का मल्टीपल भी होना है। मतलब पहला x कौन सा हो सकता है? 6 6 6 हो सकता है। यस, तो पहले जब x हो गया 6 तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या आ जाता, 3 और उसके करस्पॉन्डिंग z क्या आ जाता, 2 2। मतलब जो पहला ट्रिपलेट होता वो क्या होता, 6 3 2। अच्छा, दूसरा क्या आता, x 12 आता। x को एक तरीके से 6 का मल्टीपल होना है, तो y को क्या आना पड़ता, 6 आना पड़ता। सर 0 क्यों नहीं लिया हमने? नेचुरल नंबर है ना। हाँ तो हाँ 16 है क्या ऐसे? नहीं नहीं, 12 6 4। तो अगर तुम इन दोनों पैटर्न को ऑब्जर्व करो, इफ यू ऑब्जर्व दीज टू पैटर्न, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एक्स वाई जेड जो है डेट इज ऑफ द फॉर्म 2n, 3n, 6n। देखो जरा, जहां पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती, yes sir. जैसे n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये आता। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है तुम लोग को? तो बताओ x प्लस वाई प्लस जेड क्या आता हमारा, 11n। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि 11n को 100 से कम होना चाहिए। मतलब n को क्या होना चाहिए, 100/11 से कम होना चाहिए। 100/11 मतलब 9.1 समझ लो, n शुड बी लेस देन 9.1। इसका मतलब n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 से लेके 9 तक हो सकती है। n की कितनी वैल्यूज हुई, 9। 9 वैल्यूज हुई। और हर एक n की वैल्यू के कारण एक ट्रिपलेट आता, हर एक n के करस्पॉन्डिंग। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने हो जाते हैं एक्स वाई जेड के, 9। नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड विल बी 9। ठीक है, Yes sir. ओके। तो इसी के साथ हमारा रेंज खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी 6:10 हुआ है, 6:25 को मिलते हैं और पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं पेपर डिस्कशन के लिए, दे कैन स्टे इन द मीटिंग, और जिनको अपना स्कूल वगैरह का पढ़ाई लिखाई करना है, एग्जाम वगैरह का, दे कैन लीव द मीटिंग। ओके, तो